कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी को पहले से फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होगी, आई होप। अगर आपको नहीं याद तो आप पहले से थर्ड चैप्टर की सारी फॉर्मूला एक बार लर्न कर लेना। ओके चलो 3.1 का एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल 3.1 है। ध्यान रखना, समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बाकी के सारे जो एग्जाम्पल है वो इजी है, पर यही सबसे थोड़ा दिमाग वाला है। रेडी? एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ conduction electron in copper wire of a cross sectional area A 1.0 10⁻⁷ meter square carrying current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom is contribute to roughly one conduction electron. The density of copper is 9.0 10⁻³ kilogram meter inverse cube and its atomic mass is 63.5 U. B. Compare the drift obtained by above these thermal speed of copper atoms or ordinary temperature, speed of propagation to electric field along the conductor which cause the drift motion. यानी कि पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। हमें क्या ढूंढना है? ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट एवरेज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ये ढूंढना है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर वायर क्रॉस सेक्शन, यानी कॉपर वायर के क्रॉस सेक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ढूंढनी है। कैरिंग करंट, एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, यानी एक कॉपर एटम है वो एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वही उसकी रहेगी। रेडी? ऐसा हमें एज्यूम कर लेना है। अब मैं आपको बताऊँ कि पूरा क्या दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें एरिया दिया गया हुआ था, इज 1.0 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। डेंसिटी दी गई हुई है। हमें क्या ढूंढना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी हमारे पास फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ये पुरानी और जानी हुई पहचानी हुई फॉर्मूला है। आई इज इक्वल टू वी ना, क्या? वी ना यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एन। ये थी ना हमारे पास फॉर्मूला, उसी के हिसाब से ये फॉर्मूला मैंने सब्सटीट्यूट की यहाँ पर। आई इज इक्वल टू माइनस, क्या नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट। रेडी? आई इज इक्वल टू नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देता हूँ, वी ना हो गया फॉर्मूला हमारा। आई यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने क्या बनाया? वेरिएबल। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए हो गया। यहाँ आई यानी कि करंट, वो है हमारा 1.5 एम्पियर जो हमें दिया गया हुआ है। रेडी? करंट जो हमें 1.5 एम्पियर वो दिया गया हुआ है। देन आफ्टर डेंसिटी भी दी गई हुई है 9 × 10⁻³ किलोग्राम। आई एन ई यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी हमें दी गई हुई है, इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और अब हमें क्या ढूंढना है? एन एक हमारे पास नहीं है। एन यानी नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर ऑफ डेंसिटी। रेडी? वो नंबर ऑफ डेंसिटी एक हमें ढूंढनी है। ओके चलो हम शुरू करते हैं अब सॉल्यूशन। आपको पता चल गया कि इसी फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू हमें वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। यानी हमारा पहला सोल्विंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी सोल्व करके ही होगा। ओके चलो अब चलो स्टूडेंट हम यहाँ पर शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ए वी आर गिवन दैट, हमने क्या दिया गया हुआ था? क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया हुआ था, नहीं दिया गया हुआ था, याद करो। दिया गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.0 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू। अगर 1 मीटर क्यूब हैज़ अ मास, यानी कि डेंसिटी यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, आई बात, यानी कि यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हैज़ अ मास, यानी यहाँ पर देखो डेंसिटी क्या है? 9.0 10⁻³ किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब है, ये 1 मीटर क्यूब में कितना मास होगा? इतना। आई बात समझ में? 1 मीटर क्यूब में कितना मास है? इतना। नहीं समझे आप लोग? ये डेंसिटी की फॉर्म 9.0 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर इतना मास है। 1 मीटर क्यूब हैज़ अ मास 9.0 10⁻³ किलोग्राम। तो इसको ग्राम को अगर किलोग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो 9.0 10⁶ ग्राम हो जाएगा। मैं इसी के बारे में, डेंसिटी के बारे में ही बात कर रहा हूँ।
तो एटॉमिक मास क्या है हमारा? एटॉमिक मास था हमारा 63.5 यू, ये हमारा एटॉमिक मास था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं बोल रहा हूँ कि हमें एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है तो हमें तो कॉपर का ढूंढना पड़ेगा, कॉपर का ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे इसे एटॉमिक मास यहाँ पर दिया गया हुआ था, तो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये समझ लेना कि एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से 6.023 10⁻20 एटम्स हैव अ मास, यानी कि इतने एटम्स के अंदर इसका मास होगा इतने ग्राम के अंदर। मेरे बात समझना, ये समझ में आ गया पहले? क्यों? क्योंकि हमें एन ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ डेंसिटी ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? नंबर ऑफ डेंसिटी। तो यानी 6.023 10⁻23 एटम्स हैव अ मास, यानी इसके अंदर इतना मास है। रेडी? इस ग्राम के अंदर इतना मास है, तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा? आई बात समझ में? क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेंसिटी ढूंढनी है। नंबर ऑफ डेंसिटी यानी नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम ढूंढना है। नंबर ऑफ डेंसिटी यानी नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम। रेडी? आई बात समझ में? तो मैंने क्या बोला था कि 6.203 10⁻23 एटम मास 63.5 ग्राम के अंदर इतना मास होता है। आई बात समझ में? हमें तो नंबर ऑफ डेंसिटी चाहिए, तो वी डी इज इक्वल टू आई एन ए हमारी फॉर्मूला थी। रेडी? चलो अब देखो 63.5 हैव अ नंबर ऑफ एवोगैड्रो इज इक्वल टू, यानी 63.5 ग्राम के अंदर इतना 6.203 10⁻20 क्या था? 23। रेडी? मास था। तो 1 ग्राम के अंदर कितना रहेगा? 1 ग्राम के अंदर कितना मास था? इतना। नहीं आई बात समझ में आपको? आगे बात समझ में क्या बोल रहा हूँ कि नहीं आई? कि 6.63.5 ग्राम के अंदर इतना मास है, तो 1 ग्राम के अंदर कितना रहा होगा? आई बात समझ में? तो 1 ग्राम को वेरिएबल बना लिया हमने, तो 6.223 अपॉन 633। नहीं समझ में आया? आगे बात समझ में कि 1 मीटर 63.5 ग्राम है नो नंबर ऑफ कॉपर एटम इज इक्वल टू 6.023 10⁻23। तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा? तो 1 ग्राम के अंदर इतना होगा ना। आई बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ? 63.5 ग्राम के अंदर इतना है, तो 1 ग्राम के अंदर कितना? क्वेश्चन में तो 1 ग्राम को इधर ले लिया, क्या हो गया? 1 ग्राम के अंदर क्वेश्चन मार्क आ गया। ये ना मत सोचना, मैं बोल रहा हूँ वो सोचो पहले। 63 ग्राम के अंदर इतना था, तो 1 ग्राम के अंदर क्वेश्चन मार्क, तो 1 ग्राम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई इसका करो तो यही आएगा। रेडी? ये डिवाइड में आ गया, ये इसके डिवाइड में आ गया। तो 1 ग्राम के अंदर कितना था? 6.203 10⁻33 अपॉन 65। तो हमारे पास कितना ग्राम था? 9 × 10⁻6 ग्राम था ना। डेंसिटी के अंदर कितनी डेंसिटी? 9 × 10⁻6 ग्राम। कितना होगा? तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के साथ। तो 1 ग्राम के अंदर कितना रहेगा? तो 9 × 10⁻6 6.203। तो इसका आंसर आ गया 8 × 10⁻28। रेडी? 8 × 10⁻28। अब बोलो, अब मैं बोल रहा हूँ देख लेना। तो नंबर ऑफ डेंसिटी इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम। नंबर ऑफ डेंसिटी, तो नंबर ऑफ डेंसिटी क्या मिली? 8.5 10⁻28 पर मीटर क्यूब, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एन की वैल्यू हमें क्या मिली? नंबर ऑफ डेंसिटी एन इज इक्वल टू 8.5 10⁻28। ये कहाँ से आता है वो पता चला? अभी एक और बार समझा दो, तो ये आपको दिया गया हुआ था, पर हमें यहाँ पर डेंसिटी में देखो पर यूनिट वॉल्यूम दिया गया था, यानी कि 1 किलोग्राम 1 मीटर क्यूब के अंदर इतना मास होगा, 1 मिलीमीटर के इतना मास होगा। रेडी? एटॉमिक मास क्या था? 63.5 ग्राम। रेडी? तो 63.5 ग्राम के अंदर कितने एटॉमिक मास होता है? 6.223 10⁻23। रेडी? नंबर ऑफ डेंसिटी ढूंढना था, तो नंबर ऑफ डेंसिटी की 63.5 ग्राम के अंदर इतना मास है, तो 1 ग्राम के अंदर कितना रहेगा? 1 ग्राम के अंदर कितना रहेगा?
तो 1 ग्राम के अंदर क्वेश्चन मार्क यहाँ था, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क और इसका, और 1 और इसका मल्टीप्लाई, इसमें से क्वेश्चन मार्क को वेरिएबल बना दिया, यानी 1 ग्राम को, तो 1 ग्राम के अंदर इतना मार्क्स रहा, 1 ग्राम के अंदर इतना मार्क्स का रहा, तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻³ के ग्राम के अंदर कितना मार्क्स रहेगा, तो क्वेश्चन मार्क, तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻³ 1 ग्राम के अंदर, रेडी, तो ये आंसर आएगा 8.5, यानी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेंसिटीज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ डेंसिटी यानी कि n कहा जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, तो यही रहेगा। रेडी, आगे आंसर कंप्लीट। आपको मैं समझा देता हूँ कि ये लिखना है, बाद में ये लिखना है और बाद में ये लिखना है। ओके, चलो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आप समझ लेना, समझने में ध्यान देना। ओके, चलो, अब मैं यहाँ पर VD की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। VD की वैल्यू आपको अगर सब्सटीट्यूट करनी है, अगर आपको VD की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो VD की फॉर्मूला क्या थी, VD इज इक्वल टू आई एन इलेक्ट्रिक करंट 1.5, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁶। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, सभी की वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। अगर सब्सटीट्यूट करने जाओगे तो आंसर आएगा 0.109 10⁻²। रेडी, आपके पास कैलकुलेटर है तो आपको कंफर्म कर लेना ही है। VD इज इक्वल टू मिला 1.09 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ये आपको मिल गई VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसको मैंने NCERT को कंपेयर करने के लिए 1.1 मिलीमीटर अपॉन सेकंड भी लिखा है, पर आपका ये भी आंसर सही रहेगा। डायरेक्शन ऑफ VD ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट। रेडी, अब हम सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं, वो अच्छी तरीके से देख लेना, ये थोड़ा सा समझने वाला है। रेडी, चलो, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये था, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन अबव विथ फर्स्ट थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड, यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड जो हमें मिली उसको कंपेयर करना किसके साथ, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी कि हमारा रूम टेम्परेचर, हमारा रूम टेम्परेचर क्या है, ऑर्डिनरी 300 केल्विन, और उसके साथ कंपेयर करना है थर्मल स्पीड को, बराबर, थर्मल एनर्जी की स्पीड को। यानी कि मैंने आपको बोला था हम स्टैंडर्ड 11 में भी सीख चुके हैं, अगर नहीं सीखा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ आपको फिर से समझा देता हूँ। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन एटम, यानी कि एक एटम की काइनेटिक एनर्जी ये है, एक एटम की काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये इसकी फॉर्मूला। एक एटम की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT, यहाँ KB क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, KB यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये हमने 11th में पढ़ा था, पर अगर नहीं समझा तो याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन एटम है 3/2 kBT। तो अब हमें किसके साथ कंपेयर करना है, तो हमें करना है काइनेटिक एनर्जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी के 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म 1/2 mv² इज इक्वल 3b/kT, यहाँ 2 कट हो गया, तो mv² kBT, m को मैंने इधर ले लिया, मल्टीप्लाई में यहाँ था डिवाइड आ गया, इस तरफ आ गया, और v² को मैंने क्या बना लिया, वेरिएबल बना लिया, यानी कि v² 3 निकाल दो तो भी चलेगा, अगर 3 रखना है तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बारे में बात कर रहे थे, और यानी दोनों की v² इक्वल टू इतना ही होगा। 3 लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेडी, तो v² इक्वल टू इसके प्रोपोर्शनल kBT अपॉन m ही होगा। कई बार v² इक्वल 3 kBT अपॉन m लिखो, या v² इक्वल टू kBT अपॉन m लिखो, दोनों सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं, यहाँ कॉपर के साथ कंपेयर करना है, यानी कि v² स्क्वायर रूट निकालनी है, यानी √ kBT अपॉन m, यानी यहाँ पर मास ऑफ वन कॉपर एटम, m यानी कि मास ऑफ वन कॉपर एटम, m क्या है, मास ऑफ वन कॉपर एटम, याद रखना है यहाँ पर मास, m यानी कि मास ऑफ वन कॉपर एटम, kB यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 3.8 10⁻⁻23। आई बात समझ में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की है 3.8 10⁻³ T, रूम टेम्परेचर है 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर हमारा बोल्ट्जमैन के हिसाब से रहेगा 300 केल्विन, यानी मास है, मास यानी क्या है हमारा
मास ऑफ वन कॉपर एटम, एक कॉपर एटम का कितना मास है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। पहले तो यहाँ एम ढूंढना पड़ेगा हमें, रेडी। वहाँ एन ढूंढा था पर यहाँ पर हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, एम। तो मास ऑफ वन कॉपर एटम कैसे ढूंढेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मास ऑफ वन कॉपर एटम कैसे ढूंढेंगे, ओके। चलो देखो, 6.0223 मास एटम है, जो इतना मास है इतने ग्राम के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो 1 ग्राम के अंदर कितना मास प्रेजेंट होगा, हो गई ना बात? नहीं आए बात समझ में? 6.0223 के अंदर कितना मास है, 63.5। तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, रेडी। सिंपल है कि यहाँ पर 63.5 ग्राम के अंदर इतना मास है, तो 1 ग्राम कॉपर के अंदर कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसको साथ मल्टीप्लाई इसका और क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई इसके साथ। क्वेश्चन मार्क को मैंने यानी कि मास को मैंने वेरिएबल बना लिया। मास को वेरिएबल बनाओगे तो ऑपोजिट साइड यानी ये रही वो ऊपर, सॉरी ये इसको मैंने वेरिएबल बना लिया। तो इसको 63.5 अपॉन 6.023 10⁻23 ग्राम होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, रेडी। तो ये मास ऑफ 63.5 अपॉन 6.02 10⁻23 इस तरह से होगा। 6 पॉइंट के इसके अंदर इतना, तो इसके अंदर कितना, 1 ग्राम के अंदर कितना रहेगा, तो 1 ग्राम को हमें 1 ग्राम के अंदर कितना मास रहेगा, रेडी। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो मास कितना, एम क्या मिला, 63.5 अपॉन 6.023 10⁻23 10⁻³ किलोग्राम। नहीं आई बात समझ में आपको? तो क्या 6.023 मास हैव एटम हैव 633.5 ग्राम। तो 1 ग्राम के अंदर कितना आइटम प्रेजेंट रहे, 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो मास इन दोनों का मैंने इसको वेरिएबल बना लो, मास को, रेडी। तो मास को हमने वेरिएबल बनाया तो हमारा आंसर ये आया। तो m इज इक्वल टू मिला 63.5। अगर हमने यहाँ पर 10 ग्राम में, यहाँ पर हमने किलोग्राम में ले लिया, 63.5 ग्राम में था, यहाँ पर किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया मैंने। अच्छी तरीके से देखना, फिर भी कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी रह जाए तो बोल देना, ओके। चलो ये आ गई बात समझ में, एम हमें मिल गया। चलो अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सिर्फ। वी कॉपर यानी अंडर रूट में 1.38 सभी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले। लास्ट टाइम जो अभी हमें मिला, यहाँ पर सभी की वैल्यू मैंने क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो ये हमें मिला था, इसके अंदर के की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, एम की वैल्यू जो हमें मिली वो यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है सिर्फ, रेडी। ये सब्स्टिट्यूट करो तो इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसा होगा और अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या करना है, 10 द वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कॉपर एटम एट रूम टेम्परेचर इज, यहाँ पर कॉपर एटम की रूम टेम्परेचर पर मिल गई, रेडी। 10 द वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कॉपर एटम इज रूम टेम्परेचर 2 × 10⁻2 मीटर। ये रूम टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई कॉपर एटम की। पर हमें तो क्या करना था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कॉपर एटम को रूम टेम्परेचर दोनों को कंपेयर करना था। तो वो भी कॉपर एटम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ये थी, रेडी। कॉपर एटम की ये है, दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया। दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ आंसर आपको ऐसा मिलेगा और वीडी हमारा मिलेगा, वीडी हमारा रूम टेम्परेचर आंसर मिला 3.423। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, रेडी। तो यानी कि हमारा थर्मल स्पीड ये 0.10⁻⁹ यानी कि 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्या है, ड्रिफ्ट। और वैक्यूम के हिसाब से 1.1 10⁻³ जो हमें पीछे मिली थी। 10 द वीडी ऑफ कॉपर एटम एट रूम टेम्परेचर 2 × 10⁻³ वी कॉपर यानी पीछे जो हमें मिला था, रेडी, वो मिला था 1.1 10⁻³ रेडी, इस तरह से मिला था। और इसका आंसर आएगा वी डी इक्वल टू 10⁻⁵, रेडी। इस कॉपर को मैंने यहाँ पर वी डी अपॉन वी कॉपर ऐसा मिला था 0.5 10⁻⁵।
इसको मैंने इस तरफ ले लिया तो वी डी इज इक्वल टू 10⁻⁵ वी कॉपर, तो यानी वो कॉपर के हिसाब से इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कई गुना कम रहेगी। यही बात समझ में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वेलोसिटी इसके हिसाब से कई ज़्यादा कम रहेगी, ये आती है। रेडी, चलो अब हम सेकंड सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सेकंड सॉल्यूशन क्या है, बी का सेकंड पार्ट है। बी का सेकंड पार्ट है स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन। हमें क्वेश्चन में यह दिया गया हुआ था कि स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉज द ड्रिफ्ट। स्पीड ऑफ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से स्पीड देखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से स्पीड देखनी है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से अगर स्पीड देखने जाओगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से स्पीड देखने जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड कितनी होगी वो देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिज्म के हिसाब से स्पीड रहती है, वो चैप्टर नंबर हमें 5 में सीखना है, वो चैप्टर नंबर 5 में सीखना है। और यहाँ पर आता है तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, तो यानी कि आपको भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलो देखो, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो भी हमारा है वो स्टैंडर्ड 12th में 5th चैप्टर में पढ़ने में आता है, वो बाकी है, जब आएगा तब भी मैं करवा दूंगा। यानी वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये थी हमारे हिसाब से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या रहेगी कि जो एयर की स्पीड है, एयर के मीडियम की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी स्पीड रहेगी। यानी वी डी अपॉन सी करना पड़ेगा, सी यानी रेडी, वी डी अपॉन सी, सी यानी जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है, इसको कंपेयर करोगे तो 10⁻11 मिलेगा। तो वी डी इज इक्वल 10⁻11, यहाँ सी इस तरफ जाएगा। आगे बात समझ में, प्रोपोर्शनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कॉज द ड्रिफ्ट मोशन, ड्रिफ्ट मोशन। आगे बात समझ में, ये पूरा न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर समझना पड़ेगा। फिर भी कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी रह जाए तो मुझे बोल देना। ओके, चलो यहाँ पर रख रहा हूँ ये सब। ये एक ही न्यूमेरिकल से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स ईजी है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो।